स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। कल आपका प्रीलिम्स का पेपर था। पेपर आपके लिए किस तरीके से रहा, इजी या डिफ़िकल्ट, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। बट एक एवरेज यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कल जो प्रीलिम्स का पेपर था वो टफ़, डिफ़िकल्ट और वियर्ड था। कोई भी जो पेपर है वो टफ़, डिफ़िकल्ट और वियर्ड सिचुएशन में कब हुआ करता है, जब काफ़ी रैंडम क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछ लिए जाएँ। और यूपीएससी ने कल प्रीलिम्स पेपर के अंदर में काफ़ी रैंडम क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे हैं। कुछ क्वेश्चंस तो आप देखिए कि काफ़ी लेंदी वे के अंदर में मेंशन किए गए थे कि पैराग्राफ की तरह जो क्वेश्चन है उसका मेंशन है, जिसको अगर आप रीड करते हो 2 to 3 मिनट का जो समय है उसके रीडिंग के अंदर ही लगता है। फिर आपको उसका आंसर भी मार्क करना है उस क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए। तो स्टूडेंट्स, जो कंप्लीट प्रोसेस है वो वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग था। कुछ क्वेश्चंस इसी तरीके से लेंदी थे, पैराग्राफ की तरह तो नहीं थे, वो लेंदी थे। लेंदी क्वेश्चन के बाद में कुछ स्टेटमेंट है वो मेंशन किए गए थे और फिर आंसर के अंदर में आपको स्टेटमेंट का जो मीनिंग है उसको एनालाइज करना है। तो कम्प्लीटली फिर से टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है और डिफरेंट फॉर्मेट के थ्रू में है। कुछ क्वेश्चंस है वो आपको, आप देखिए कि एथिकल एंड फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से पूछ लिए गए, जो कि प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर में नहीं पूछे जाते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड रहा है, आपको अच्छा नॉलेज है उस सब्जेक्ट का, तो आप उन क्वेश्चंस को मार्क किए होंगे, नहीं तो आप देखिए कि उन क्वेश्चंस को आपके द्वारा स्किप है वो किया गया होगा। कुछ क्वेश्चन है जो कि कम्प्लीटली रैंडम वे के अंदर में थे, जैसे कि स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछना। और स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में यूपीएससी ने ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन है वो पूछे हैं। तो थर्ड टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से, एथिकल एंड फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से। फोर्थ, आप देखिए कि स्पोर्ट्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछना, और फर्स्ट टाइम नहीं पूछा है यूपीएससी ने। 2021 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें टेस्ट का जो चैंपियनशिप होता है, क्रिकेट का एक फॉर्मेट है टेस्ट, उसके अंदर में जो चैंपियनशिप का जो ट्रॉफी होता है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आया। बाद में आप देखिए कि स्पोर्ट्स के जो अवार्ड हैं उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन है वो आया था। और काफ़ी बार बुक के बारे में भी सवाल आते हैं, तो ऐसे स्पोर्ट्स है, बुक है, इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन वो आए हैं पहले भी यूपीएससी के अंदर में। बस इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है टेनिस के बारे में, टेनिस के जो ग्रैंड स्लैम्स हुआ करते हैं उनके बारे में। एक क्वेश्चन है वो मूवी के जो फेस्टिवल्स हुआ करते हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कौन सा मूवी है उसको वहाँ पे जो अवार्ड है वो दिया गया था। तो मूवी के जो फेस्टिवल्स हैं उसके रिगार्डिंग में। मूवी फेस्टिवल के अलावा स्टूडेंट, डिफेंस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। डिफेंस के क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में आया करते हैं, कोई डिफेंस वेपन के रिगार्डिंग में उसके कुछ फीचर्स आपसे पूछ लिए गए। बट इस टाइम आप देखिए कि यूएन का जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं और उसके भी कुछ मिशन आपको पूछे गए हैं जो जो इंडिया से भी रिलेटेड नहीं है वो मिशन, कि जैसे इंडिया का कुछ जो फॉरेन सोइल है उसके ऊपर में, कि यूएन का जो पीस कीपिंग फोर्स है जो इंडिया की तरफ से डिप्लॉय है, उन्होंने फॉरेन सोइल के ऊपर में कोई ऑपरेशन किया हो, जैसे ऑपरेशन खुरकी है वो किया था हमने कभी पे। फिर आप देखिए कि हमने जो मालदीव के अंदर में जो पावर को टेक ओवर करने वाले थे, जो कैक्टस, जो वहाँ पे मिशन को लॉन्च किया गया था, पावर जो कू का जो प्रोसेस था उसको वहाँ पे रोका गया था इंडियन फोर्सेज के द्वारा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, वो कम्प्लीटली वहाँ पे कुछ कोड है वो मेंशन किए गए थे। तो इस तरीके से रैंडम क्वेश्चंस थे। अब क्या क्या कुछ क्वेश्चन इजी भी हैं क्या, क्या कुछ इजी भी क्वेश्चन आए थे? यस स्टूडेंट्स, जो एक नोबेल प्राइज़ के रिगार्डिंग में क्वेश्चन था कि इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको कि 2 टाइम्स नोबेल प्राइज़ है वो मिला है। तो आप देखिए कि यूएन का जो हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी का जो ऑफिस है वो जो कंटिन्यूस न्यूज़ में था लास्ट 1 ईयर के दौरान में, तो वन काइंड ऑफ इजी क्वेश्चन आप उसको कंसिडर कर सकते हो। फिर एक क्वेश्चन जो था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉसिंग के बारे में था, कि कुछ कंट्रीज आपको मेंशन कर दिए गए, इनमें से कौन से ऐसे कंट्री हैं जिनको कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको क्रॉस करना होगा। तो वो भी इजी था। आप देखिए कि जो ईरान है वो कंटिन्यूस न्यूज़ में है, पर्शियन गल्फ है वो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है, तो ऐसे क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट है वो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इंडिया का जो स्टेट्स हैं उसके बारे में था, वो भी आप इजी वे के अंदर में कंसिडर कर सकते हो कि इंडिया के अंदर में कौन सा स्टेट है जो मैक्सिमम अदर स्टेट्स के साथ में अपना एरिया है वो शेयर करता है। तो फर्स्ट तो आप देखिए कि एरिया के बारे में था। फिर उसमें एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया कि हमारा कौन सा स्टेट है राजस्थान के रिगार्डिंग में, कि राजस्थान सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उसको शेयर करता है। तो आप देखिए कि हम बांग्लादेश के साथ में लार्जेस्ट हमारा बॉर्डर है 4096, और उसमें जब हम रीड किया करते थे तो काफ़ी बार देखते थे कि जो वेस्ट बंगाल है उसमें 2200 के आसपास जो बॉर्डर है वो वेस्ट बंगाल के वहाँ पे शेयर होता है बांग्लादेश के साथ में।
फिर एक स्टेटमेंट सिक्किम के बारे में था कि सिक्किम ओनली स्टेट है जो ओनली वन इंडियन स्टेट के साथ में अपना एरिया शेयर करता है। तो वो आप देखिए कि आप डायरेक्टली तो याद नहीं रख पाओगे, अगर आपको इनडायरेक्टली वे में याद हो तो वो हो सकता है आपको तीस्ता रिवर के थ्रू। तीस्ता रिवर जो पास करती है सिक्किम से वेस्ट बंगाल को जाया करती है, इंडिया के 2 ही स्टेट में वो फ्लो करती है। और फिर सिक्किम का लोकेशन आपको पता होगा कि वो सिर्फ वेस्ट बंगाल का एरिया है जहाँ से वो एरिया शेयर करता है। बट सिक्किम के अलावा आप देखिए कि जो मेघालय है वो भी अपना एरिया शेयर करता है, मेघालय बांग्लादेश से करता है, और रेस्ट ऑफ द एरिया है जो कि आसाम के साथ में शेयर किया करता है। तो ऐसे 2 स्टेट हैं, और जो क्वेश्चन था वो आपको इनकरेक्ट को आइडेंटिफाई करना था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हैं वो कौन से हैं। तो ये ऐसे तो ये कुछ इजी क्वेश्चन हुए, कुछ यहाँ पे इस तरीके से रैंडम एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हुए। अब ऐसा सिचुएशन में आप क्या करोगे, जैसे आप सपोज कीजिए आपने एग्ज़ाम देने के लिए गए हो, एग्ज़ाम का सिचुएशन में आप क्या का तो स्टूडेंट्स ऐसे सिचुएशन में आप एक ही जो मेथड है उसको यूज कर सकते हो कि जो बेसिक्स हैं हर एक पेपर के अंदर में आप देखिए कि कितना भी टफ हो, एवरी 10 क्वेश्चंस के ऊपर में आपको एक इजी क्वेश्चंस भी अगर आपको मिलता है, 1 या 2 इजी क्वेश्चन भी अगर आपको मिलते हैं तो उनको आपको टारगेट है वो करना चाहिए। अगर आपने इस कंप्लीट पेपर के अंदर में 30 क्वेश्चन भी आपने कर दिए हैं अपने बेसिक नॉलेज के ऊपर में, तो आपका वन काइंड ऑफ आप देखिए कि आप जो कट ऑफ है उसके अराउंड हो। क्योंकि 2023 के समय में जो टफ पेपर आया था, एक रैंडम फॉर्मेट के थ्रू जो पेपर आया था, उस दौरान में आप देखिए कि जो कट ऑफ था वो 75 के आसपास था। और इस टाइम जिस तरीके से डिफ़िकल्ट पेपर है, जिस तरीके से वियर्ड काइंड ऑफ पेपर है, तो कट ऑफ हो सकता है कि 75 रहे या उससे भी नीचे आ सकता है, उससे भी काफ़ी लो है वो हो सकता है। अब ये तो हमने देखा कि पेपर का सिचुएशन, टफ पेपर आए तो उस समय क्या करना है, सभी के लिए वो टफ रहेगा, जो ज़्यादा पढ़ाई किए हैं उनके लिए भी टफ रहेगा, जो काफ़ी डिटेल में डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ाई किए हैं उनके लिए टफ रहेगा। तो उस समय में हमको देखना है कि जो इजी क्वेश्चन है जो हमारा पढ़ा लिखे से आए हैं वो गलत है, वो नहीं होने चाहिए, और उन्हीं को हमें टारगेट है वो करना है। ये तो वो सिचुएशन के बारे में। अब जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उनको क्या करना है, आप देखिए कि आप जब प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होगे, जो जो हार्ड प्रिपेयर आप करते हो लास्ट समय के अंदर में, तो लास्ट 1.5 मंथ के दौरान में, मैक्सिमम 2 मंथ के दौरान में आपने की होगी। तो ये जो 2 मंथ आपने हार्डवर्क किया है, अब आपने पेपर दिया वो भी काफ़ी ज़्यादा वियर्ड आया है, तो आपको 4 to 5 डेज का जो रिलैक्स है वो करना चाहिए। 4 to 5 डेज का रिलैक्स क्यों करना चाहिए स्टूडेंट्स, ये रिलैक्स इस वजह से करना है क्योंकि अगर मेंस लिखने का भी मौका मिलता है तो मेंस के लिए फिर से हार्डवर्क करना है। और अराउंड आप देखिए कि 80+ डेज हैं वो बचे हैं मेंस एग्जाम के लिए, प्रेजेंट समय के अंदर में 80+ कुछ डेज हैं यहाँ पे। तो 4 to 5 डेज अगर आप रिलैक्स कर लेते हो तो मेंस के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। अगर आपके कुछ अटैम्प्ट हो गए हैं, जैसे कि आपके अटैम्प्ट हो गए हैं 3 to 4 अटैम्प्ट हो चुके हैं, आपको बैकअप प्लान के बारे में सोचना चाहिए। इवन बैकअप के बारे में तो आप देखिए कि आपका मोर देन 3 अटैम्प्ट्स हैं, कि 3 मैक्सिमम आप 3 अटैम्प्ट्स को कंसिडर कर सकते हो। आपका बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली का फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है, आपका एग्ज़ाम के लिए कमिटमेंट कैसा है, ऐसे जो डिफरेंट फैक्टर्स को आप कंसिडर करते हुए आप सोच सकते हो कि आपको बैकअप के लिए जाना है, स्टेट पीसीएस को देना है या कोई और एग्ज़ाम को देना है, तो उसके लिए आप जा सकते हो इस सिचुएशन के अंदर में। तो ये बेसिकली आपको बैकअप के बारे में सोचना है अगर आपका नहीं होता है मेंस यहाँ पे। स्टूडेंट्स अगर आप नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दोगे या उससे नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दोगे और प्रेजेंट समय में आप न्यूज़पेपर को ही पढ़ा करते हो या जो बेसिक बुक्स हैं उनको प्रिपेयर किया करते हो, तो आपको क्या सीखना है एग्ज़ाम से, आपको ये सीखना है कि कोई क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है, तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि इस तरीके से भी सवाल हैं वो हो सकते हैं। आज के ही न्यूज़पेपर के अंदर में आप देखना, हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, जैसे कि जर्मनी के जो चांसलर इंडिया के लिए आए थे तो उस दौरान में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था इंडिया जर्मनी के रिलेशन में, एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आया था। अब ये क्वेश्चंस आप क्या तो आपने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर को रीड किया हो डिटेल में, फिर उनको रिवाइज भी किया हो, क्योंकि रीड करना इम्पोर्टेंट नहीं है, रीड तो हर एक स्टूडेंट करता है, कोई बुकलेट को करता है, कोई न्यूज़पेपर को करता है, वो चॉइस के ऊपर में डिपेंड करता है। रीड करने के बाद में एग्ज़ाम हॉल तक उसको रिटेन करना उस पर्सपेक्टिव से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इजी क्वेश्चंस हैं उनको आपको टारगेट करना है। एंशेंट और मैक्सिमम जो एस्पिरेंट हैं वो आप देखना कि पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं।
पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री से ओवर द ईयर्स यूपीएससी ने क्वेश्चंस हैं उनको रिड्यूस किया है। क्या तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछेगा कि सभी जो एस्पिरेंट हैं उसको क्लियर करेंगे, एक दो क्वेश्चन है वो डिफ़िकल्ट आपको पूछ लिया जाएगा जो कि आपका प्रॉपर नॉलेज है उसको टेस्ट करेगा वहाँ पे, या आपका जो न्यूज़पेपर रीडिंग है जो उसको वहाँ पे टेस्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद करते हैं एस्पिरेंट, जिनके ही आपको मैक्सिमम आपको यूट्यूब के ऊपर में टीचर मिलेंगे जो कि पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री ही काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया करते हैं, तो उनसे क्वेश्चंस रिड्यूस हुए हैं। तो आपको अदर एरियाज़ को भी सेम फोकस करना है। काफ़ी बार जब प्रिपरेशन के दौरान में जब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया गया तो स्टूडेंट्स जो हैं वो एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री है, एंशियंट है, मेडिवल हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, इसको आप देखिए कि ज़्यादा सीरियसली वे के अंदर में नहीं पढ़ा करते हैं। बट जैसे क्वेश्चंस आए हैं उसका मीनिंग ये नहीं है कि आपने बुक को रीड किया होगा तो आपसे क्वेश्चन है वो बनेगा। क्वेश्चंस तो इस तरीके से काफ़ी टफ आए थे कि कोई टर्म मेंशन कर दिया गया, ये कहाँ पे मेंशन है, ऋग्वेदा के अंदर में है या अष्टाध्यायी के अंदर में है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ पे। तो आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको एक्सपर्टनेस को अचीव करने का आपको सोचना है तो आप देखिए उतना आपके पास में समय नहीं है। न्यूज़पेपर को फोकस कीजिए, बेसिक्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। न्यूज़पेपर्स को तो आपको नोट्स हैं वो बनाने ही हैं। तो ये एग्ज़ाम पर्पज़ से हमने यहाँ पे देखा कि आपको करना है, समय समय पे इन सभी के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। अब आप देखिए कि जो फर्स्ट न्यूज़ को रीड करते हैं वो इंडिया और यूएस के बारे में है। फर्स्ट न्यूज़ में अब क्या हुआ है कि यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आए हैं। इंडिया के विजिट के लिए आए हैं तो उनको अब क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। फर्स्ट तो आप देखिए कि क्वेड का जो मीटिंग है उसके लिए आए थे, क्वेड के मीटिंग के लिए आए थे। डेवलपमेंट ये हुआ है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया गया, जब डिस्कशन किया गया तो 2 पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन हुआ है यहाँ पे। एक जो पैरामीटर है वो है वेस्ट एशिया का, एक जो पैरामीटर है वो है वेस्ट एशिया का। वेस्ट एशिया का ये पैरामीटर कैसे है, यहाँ पे बोथ लीडर्स के द्वारा मेंशन किया गया, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं और वहाँ के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनके द्वारा, कि इंडिया और जो इंडो पैसिफिक का जो कोऑपरेशन है क्वेड कंट्रीज़ का वो सिर्फ इंडो पैसिफिक तक ही लिमिटेड नहीं है, किसी इंटरनेशनल वाटर के रिगार्डिंग में भी जो कोऑपरेशन है उसको कैरी आउट है वो करेंगे। फिर यहाँ पे बताते हैं कि कैसे इंटरनेशनल ट्रेड में डिस्टरबेंस हुआ है, कैसे सप्लाई में डिस्टरबेंस हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्लोज होने की वजह से। सेकंड, यहाँ पे इंडिया और जो यूएस के रिलेशन है उसके बारे में मेंशन किया गया कि इंडिया यूएस के रिलेशन है, किसी अदर कंट्री के साथ में इंगेजमेंट की वजह से आप देखिए कि डिस्टरबेंस वो नहीं होगा इंडिया यूएस के रिलेशन में। अब आप देखिए कि डिस्टरबेंस तो है ही, इंडिया रसिया के साथ में अपना इंगेजमेंट करता है, यूएस उसको कंसर्न्स को रेज करता है। ईरान के अगेंस्ट में सैंक्शन लगाए गए, इंडिया ने ओवर द ईयर्स ईरान के साथ में अपना ऑयल परचेज को रिड्यूस किया है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था वो दिया गया था वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा। उसका बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान का जो रोल पिछले कुछ समय से प्रेज हुआ है कि एज ए जो मीडिएटर या मैसेंजर का रोल प्ले किया है यूएस ईरान और जो इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट था, यूएस ईरान का और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट था उसके रिगार्डिंग में। तो वहाँ पे बताया गया कि इंडिया कोई अदर कंट्री से इंगेजमेंट इंडिया और यूएस के रिलेशन का जो स्टेबिलिटी है उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा। फिर स्टूडेंट्स इसके अलावा यूएस का जो इंडिपेंडेंस है उसको 250 ईयर्स हम वो भी हुए हैं, यूएस का जो इंडिपेंडेंस है उसको 250 ईयर्स हुए हैं, एक ये जो टर्म है वो मेंशन था। तो आप देखिए कि यूएस का आपको अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो कि अराउंड 20 ईयर्स के आसपास चलता है, 1763 से लेकर फिर आप देखिए कि 1783 का जो समय है इसमें काफ़ी सारे इवेंट्स हैं कि जो 13 कॉलोनीज हैं कैसे ब्रिटिश के अगेंस्ट में इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग में जो अपना स्ट्रगल करते हैं, और फिर बोस्टन के वहाँ पे टी पार्टी होना, ऐसे काफ़ी सारे इवेंट है। जब आप इस अमेरिकन रिवॉल्यूशन को रीड करोगे तो उसमें वो आया करते हैं। तो आप देखिए कि डेट ये 1783 का ईयर है वो नहीं है इनका इंडिपेंडेंस ईयर, जो इंडिपेंडेंस ईयर है वो 1776 है कि 4 जुलाई 1776 को उस समय इंडिपेंडेंस का जो चार्टर है वो वहाँ पे साइन होता है। तो 250 ईयर्स इनको हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जापान के जो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के लिए आए, उन्होंने क्वेड का जो इम्पोर्टेंस है उसको बताया है कि क्वेड का जो ग्रुपिंग है वो कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वाइटल वे के अंदर में डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के लिए। अब देखिए कि क्रिटिकल मिनरल्स के एरिया में भी हमें कोऑपरेशन का ज़रूरत है, ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर में भी ज़रूरत है। अभी रिसेंटली जो नॉर्डिक कंट्रीज़ के लिए हमारे पॉलिटिकल जो प्राइम मिनिस्टर गए थे तो ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप वहाँ पे साइन किया गया था
किस कंट्री से हमने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको साइन किया था स्टूडेंट्स, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। जापान के जो लीडर हैं उनका 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 यहाँ पे कहना है कि हम उनके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फ्री एंड ओपन जो इंडो पैसिफिक का जो पॉलिसी है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, उसको भी लॉन्च है वो किया गया था। इंडो पैसिफिक पॉलिसी का लॉन्च है वो भी किया गया था। एक इनिशिएटिव यहाँ पे बताया गया है जिसका नाम है पावर इसका नाम है पावर एशिया के नाम से, कि पार्टनरशिप ऑन वाइड एनर्जी एंड जो रिसोर्स का जो रिलायंस है उसको यहाँ पे कैरी आउट करना है, वाइड एनर्जी है उसको भी फोकस करना है। तो क्वेड के इम्पोर्टेंस के बारे में हुआ, 4 कंट्रीज कौन कौन से हैं, इंडिया है, यूएस है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 कंट्रीज इस ग्रुपिंग के पार्ट होते हैं। इंडो पैसिफिक मेन डोमेन है। पर प्रेजेंट समय में जो कोऑपरेशन है वो अदर वाटर बॉडीज, अदर एरियाज के अंदर में भी क्वेड के कंट्रीज का हुआ है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें, पाकिस्तान का जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है जिसको कि हम बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे आप देखिए कि एक बलूच लिबरेशन आर्मी है, वहाँ पे वो काफ़ी बार बॉम्बिंग किया करते हैं। पाकिस्तान का डिफेंस फोर्स भी ऐसा नहीं है कि वहाँ के सिविलियन पर्सनस को बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हों। उन्होंने आप देखिए कि वहाँ पे बलूच कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको कंटिन्यूस टारगेट किया गया था, काफ़ी बार उनके लीडर्स को भी आप देखिए कि असैसिनेट है वो कर दिया जाता है। तो जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उन्होंने क्लेम किया है कि उनके द्वारा एक बॉम्बिंग किया गया रेलवे ट्रैक के ऊपर में, जिसमें 24 के आसपास लोग हैं उनका डेथ हुआ है। एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए आपको ये पता होना चाहिए, एक तो हो सकता है कि बलूचिस्तान के बारे में कोई सवाल आ जाए कि रीजन है वो कहाँ पे है, पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया के अंदर में है। मिनरल और ऑयल, जो इम्पोर्टेंट मिनरल हैं, जो ऑयल हैं, उसका वहाँ पे जो स्टॉक है, जो रिजर्व है वो पाया जाता है। तो मिनरल के पर्सपेक्टिव से भी रिच रीजन है ये, यहाँ पे साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में है। फिर आपको ये पता होना चाहिए वहाँ का जो 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 सिटी है उसके बारे में, क्वेटा उस सिटी का नाम है, क्वेटा उस सिटी का नेम है, क्वेटा। अब ये आपसे क्वेश्चन हो सकता है, ऑलरेडी पहले भी यूपीएससी ने कुछ ऑप्शंस के अंदर में ये क्वेश्चन है वो मेंशन किया था कि क्वेटा जो है वो किस कंट्री के वहाँ पे है, ऐसा मैच द कॉलम के अंदर में। फिर आपको जो बलूचिस्तान के बारे में बताया गया, तो बलूच के बारे में आपको पता ही होगा कि बलूच कम्युनिटी के लोगों का जहाँ भी डोमिनेशन है उसको बलूचिस्तान रीजन के नाम से जानते हैं। ईरान का भी जो पाकिस्तान के साथ में एरिया शेयर करता हुआ जो एरिया है वहाँ पे सिस्तान बलूचिस्तान नाम का एक प्रोविंस है। अफगानिस्तान के अंदर में भी जो बलूच कम्युनिटी के लोग हैं वो रहते हैं। कांधार का जो जगह है उसके सदर्न पार्ट के अंदर में, जो सदर्न एरिया है अफगानिस्तान का, तो इन 3 कंट्रीज में बलूच कम्युनिटी का डोमिनेशन है। पाकिस्तान का जो रीजन है उसको बलूचिस्तान स्टेट या प्रोविंस के नाम से जानते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे डीपीएसपी के अंदर में मेंशन है, स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको लाया जाए। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं उनका स्टेटमेंट है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर एग्जिस्टेंस में आता है एक यूनिफॉर्म प्रॉपर वे के अंदर में, तो किसी भी तरीके से जो हमारे ट्राइबल पर्सन हैं उनके ऊपर में ये अप्लाई नहीं होगा। अब ट्राइबल पर्सनस के ऊपर में अप्लाई नहीं होगा कि कौन सा हमारे कंट्री का वो एरिया है जहाँ पे ब्रिटिश एरा के समय का एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो एग्जिस्ट करता है। तो गोवा का जो एरिया है वहाँ पे पोर्तुगीज का जो एरिया है, पोर्तुगीज का जो एरा है उस समय का आप देखिए कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो एग्जिस्ट वो करता है। अभी रिसेंटली उत्तराखंड के द्वारा लाया गया था, वहाँ पे भी जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको एग्जेम्पशन दिया गया था। ट्राइबल कम्युनिटी को क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता है, उनका जो कल्चर है वो डिफरेंट है, ट्राइबल सोसाइटी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, एक नॉर्मल जो सोसाइटी है मेन स्ट्रीम का सोसाइटी उससे डिफरेंट है। तो डिफरेंट कल्चर कस्टम प्रैक्टिस होने की वजह से उनको एग्जेम्पशन है वो दिया जाता है। अब आप देखिए कि हीट का कंडीशन को बताया गया कि स्प्रिंकलर्स हैं जो कि रूरल एरिया के अंदर में वहाँ पे फ़ोटो के थ्रू शो किया गया है। स्टूडेंट्स प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के अंदर में भी आप देखिए कि टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई था, ऐसा वियर्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। अगर एग्ज़ाम सेंटर के अंदर में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर फ़ैन है, वाटर का अवेलेबिलिटी नहीं है, तो कैसे वो पैनिक सिचुएशन को और ज़्यादा पैनिक है वो किया होगा। एक तो पेपर है वो काफ़ी रैंडम था और इस तरीके से आपसे सवाल पूछे गए। नेक्स्ट अगर हम रीड करें, अब आप देखिए कुछ दिनों का बात है फिर यहाँ पे मानसून का जो कंडीशंस हैं वो आएंगी, पर हमारे यहाँ पे जो अर्बन एरिया का हीट होना
एक डिफ़िकल्ट टास्क वो बना है। जब हम वर्ल्ड के जो वार्म सिटीज़ का टेम्परेचर देखते हैं तो इंडिया का काफ़ी सारी सिटीज़ का उसके अंदर में प्रेजेंस है, जो शो करता है कि कैसे हमारे यहाँ पे डे बाय डे टेम्परेचर का जो राइजिंग सिचुएशन है, इवन जो नाइट का जो समय है, जो रात का जो समय होता है जिसमें टेम्परेचर डिक्लाइन करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशन वाला एरिया थोड़ी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, यूनिफॉर्म टेम्परेचर है वो बना रहेगा, कि हमारे यहाँ पे कोई वेट इक्वेटोरियल का नहीं है कि यूनिफॉर्म टेम्परेचर है वो बना रहेगा नाइट के समय में भी। तो हमारे यहाँ पे नाइट के समय में टेम्परेचर डिक्लाइन होता था, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा है, स्पेशली इन समर समय के दौरान में। आसाम राइफल्स के बारे में है। आसाम राइफल्स के द्वारा एक पर्सन को वहाँ पे अरेस्ट किया गया है जो कि मणिपुर मर्डर केस से रिलेटेड वांटेड थे। अब स्टूडेंट्स, एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए, मणिपुर जो कंटिन्यूस न्यूज़ में है उसकी सिचुएशन को हम काफ़ी बार रीड भी कर चुके हैं। यहाँ पे हम आसाम राइफल्स के बारे में रीड करेंगे। हमारे कंट्री का जब हम पैरामिलिट्री फोर्स को देखते हैं, वो फोर्सेज जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती हैं, तो आप देखिए कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जिसमें आसाम राइफल्स ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, जो कि 1835 के समय में क्रिएट किया गया था। 1835 के समय इसको क्रिएट किया गया था। मेन डोमेन कौन सा बॉर्डर एरिया ये जो गार्ड किया करते हैं, क्या इंडिया जो इंडिया नेपाल का बॉर्डर है, इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है, या डेट इंडिया भूटान का बॉर्डर है उसको गार्ड करते हैं, या इंडिया म्यांमार के बॉर्डर को ये गार्ड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंडिया और बांग्लादेश के बारे में, तो वहाँ पे बीएसएफ है। वहाँ पे बीएसएफ जो गार्ड है वो प्रोवाइड करती है उसको जो सेफ्टी सिक्योरिटी वहाँ पे। इंडिया डेट भूटान और इंडिया नेपाल के बारे में रीड करें तो वहाँ पे एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल है, वो वहाँ पे गार्ड किया करती है। जो आसाम राइफल्स है वो कहाँ पे करते हैं, इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वहाँ पे, इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर है वहाँ पे बेसिकली गार्ड हैं वो किया करते हैं। तो ये बेसिकली आसाम राइफल्स के बारे में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आप देखिए कि मेघालय में है। मेघालय में जो शिलोंग नाम की जगह है, मेघालय में शिलोंग नाम की जगह है, वहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। अब मेघालय देखिए कि न्यूज़ में नहीं था, मीन्स क्वेश्चन में है जो हमने अभी रीड किया था कि जो डेट मेघालय भी ओनली स्टेट है जो कि आसाम के साथ में एरिया शेयर करता है, और सिक्किम भी ओनली स्टेट है जो कि वेस्ट बंगाल के साथ में अपना एरिया है वो शेयर करता है। नेक्स्ट यहाँ पे टाइगर के बारे में मेंशन किया गया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर में एक टाइगर के द्वारा वुमेन को किल किया गया है, उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। हैबिटाट का पास में होना, प्रोटेक्टेड एरिया के, और हमारे जो टाइगर्स हैं वो आप देखिए कि प्रोटेक्टेड एरिया से आउटसाइड में भी उनका प्रेजेंस मिलता है काफ़ी बार, क्योंकि एक टेरिटरी में रहा करते हैं। तो हमारे काफ़ी सारे ऐसे भी टाइगर्स हैं जो आउटसाइड द टेरिटरी उनका मूवमेंट है वो हुआ करता है। तो ये भी कुछ रीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है वो हुआ है। ह्यूमन को जो बेसिकली डेथ उनका देखने के लिए मिला। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है कहाँ, मध्य प्रदेश के अंदर में है। मध्य प्रदेश में आप देखिए कि विंध्या हिल्स का जो एरिया है, विंध्या हिल्स का एरिया है, वहाँ पे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। क्या आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली इस पेपर के अंदर में? तो ये क्वेश्चन माधव नेशनल पार्क के बारे में था जो कि मध्य प्रदेश के वहाँ पे ही सिचुएटेड है, और उनमें उसके पार्क के इनसाइड एरिया के अंदर में कौन सा जो वाटर बॉडी है उसका प्रेजेंस मिला है, वो सवाल आपसे पूछ लिया गया था। अब यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो विंध्या के बारे में पता होना चाहिए, एक तो आप देखिए कि बांधवगढ़ है, बांदीपुर कहाँ है, बांदीपुर कर्नाटका के अंदर में है। एक तो बांधवगढ़ है, तो विंध्या के अंदर में सिचुएटेड है, विंध्या के वहाँ पे सिचुएटेड है। वाटर बॉडी इसके इनसाइड एरिया में तो पास करता होगा, बट आप देखो फेमस वाटर बॉडी नहीं है। इसका जो आउटसाइड एरिया है वहाँ से सोन रिवर है, जो कि इसका डेट ईस्टर्न पार्ट के अंदर में सोन रिवर पास करती है, और एक जोहिला नाम का नदी है जो सोन का ही ट्राइब्यूटरी है, तो वो यहाँ से पास है, वो किया करते हैं। फिर एक एलिफेंट के बारे में है। एलिफेंट आप देखिए कि कैनाल के अंदर में गिरा है और वहाँ पे उनका डेथ हुआ है, क्योंकि कैनाल का जो वाटर मूवमेंट है वो काफ़ी स्पीड के अंदर में था। कल भी हमने एलिफेंट के बारे में रीड किया था 2020 में प्रीलिम्स में। एलिफेंट का जो फीचर्स हैं उस पर क्वेश्चन पूछ लिए थे कि ग्रुप को कौन हेड करता है, गेस्टेशन पीरियड कितने का होता है, ये उसके बारे में।
फिर आप देखिए कि यहाँ पे जो इन्वेजिव वाटर स्पीसीज है, जो कि हमारा जो वाटर बॉडीज है उनको इम्पैक्ट करती है। और काफ़ी बार ये जो इन्वेजिव वाटर स्पीसीज है, इसको बेसिकली आप देखिए कि टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं, कि बंगाल के अंदर में वाटर बॉडीज के अंदर में ऑक्सीजन का जो प्रेजेंस है उसको इनके द्वारा ब्लॉकेज किया गया। जो वहाँ पे रहने वाली स्पीसीज है उनकी लाइफ को इन्होंने इम्पैक्ट किया है। तो ये जो स्पीसीज है जिसको कि टेरर ऑफ बंगाल के रूप से भी कंसिडर करते हैं। आसाम के वहाँ पे क्या हुआ, आसाम के वहाँ पे बेसिकली एक इनिशिएटिव चलाया गया है जिससे कि लाइवलीहुड के रूप से इनको यूज किया जा सके और ये जो वाटर बॉडीज को जो इम्पैक्ट होता है उसको रिड्यूस किया जा सके। जो 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 सेडिशन है उसके बारे में है। फिर आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रिवाइवल किया है सेक्शन 124A, ये कंसर्न्स को ट्रिगर करता है कि कैसे कॉलोनियल लॉ है उसका मिसयूज हो सकता है, कंट्री में अभी उसका प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। 1870s के समय में आईपीसी का जो सेक्शन है इंडियन पीनल कोड का, उसको एग्जिस्टेंस में लाया गया था, बट 2000 जो 1870s के समय में फिर इंडियन जो जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके ऊपर में अप्लाई भी हुआ था, काफ़ी सारे लोगों के ऊपर में। और बाद में आप देखिए कि उनके ऊपर में अप्लाई हुआ, कुछ को जेल भी भेजा गया। इंडिपेंडेंस के बाद में भी इसका जो प्रेजेंस होना एक कंसर्न्स को रेज करता है। फिर 2022 के समय में हमारा जो 2022 के समय सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंटर एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको रेस्ट्रिक्ट भी किया कि कोई केस आप रजिस्टर नहीं करोगे, एफआईआर आप रजिस्टर नहीं करोगे सेडिशन को देखते हुए। तो एक बैलेंस अप्रोच लाया जाए कि जो सिविल लिबर्टी है, सिविल लिबर्टी के अलावा आप देखिए कि जो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट है, उन दोनों के बीच में एक बैलेंस अप्रोच हो। फ्रेंच ओपन के बारे में है। फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले के ऊपर में खेला जाता है, तो उसके प्राइस का कुछ डिस्प्यूट है, उसको मेंशन किया गया है। कुछ हमारे यहाँ पे प्लेयर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने ऑल जो 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं टेनिस में, कौन कौन से होते हैं, जनवरी के समय में ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। फिर आप देखिए कि ये फ्रेंच ओपन है जो कि क्ले के ऊपर में खेला जाता है। क्ले मीन्स मिट्टी के ऊपर में, रेड कलर का इसमें आपको कोर्ट मिलेगा, उसका मिट्टी का जो कोर्ट है वो मिलता है। फिर आप देखिए कि फ्रेंच ओपन के बाद में आपको मिलता है विमल्डन। विमल्डन के अंदर में कैसा जो कोर्ट होता है, ग्रास वहाँ पे हुआ करती है, ग्रास वहाँ पे होती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर में हार्ड कोर्ट हुआ करता है, कोर्ट जो हार्ड है। और फिर यूएस ओपन है जिसके अंदर में भी जो कोर्ट है वो हार्ड होता है। तो ऐसा जो 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 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस में, कितने प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने ऑल 4 ग्रैंड स्लैम्स उनको जीता है, मेंस के अंदर में और वुमेन्स के अंदर में, ये आप बताना। अभी तक इतने कितने प्लेयर्स हैं जिन्होंने ऑल 4 जो ग्रैंड स्लैम्स हैं उनको जीता है। पहले आप मेल के अंदर में बताना, फिर आप देखिए कि जो फीमेल्स हैं उनके अंदर में बताना। नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है। फर्स्ट आप देखिए कि जो सीक्रेट सर्विस है यूएस का, उन्होंने कहा कि जिस पर्सन के द्वारा फायरिंग किया गया था उनको किल कर दिया गया है वहाँ पे व्हाइट हाउस के नियर बाई एरियाज के अंदर में। फिर आप देखिए कि नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है नाइजीरिया के बारे में। नाइजीरिया के बारे में क्या मेंशन किया गया, नाइजीरिया के वहाँ पे बेसिकली बोको हरम और अदर जो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने कुछ सिविलियंस को अबडक्ट किया था जिनको रेस्क्यू करवाया गया है। गल्फ ऑफ गिनिया में अपना एरिया शेयर करता है नाइजीरिया, अपर गिनिया के अंदर में स्पेशली। और आप देखिए कि जो वहाँ पे एक लेक भी है, लेक चैड नाम से एक लेक है जिसके साथ में भी अपना एरिया शेयर करता है। 4 कंट्रीज उस लेक के साथ में एरिया शेयर करते हैं। और यूपीएससी ने एक लेक के ऊपर में, एक वोल्केनो के ऊपर में क्वेश्चन है वो आपसे पूछा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें बहरीन के बारे में है। बहरीन के अंदर में ऐसे लोग हैं जिन्होंने ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड है, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया, उनको जेल के अंदर में भेजा गया है बहरीन के अंदर में। और फिर आप देखिए कि टर्की का जो जो पुलिस फोर्स है उन्होंने अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके ऑफिस से उनका जो ऑफिस से उनको निकाला है, उनके कुछ केस होगा उसके रिगार्डिंग में, ये उसके बारे में था। रसिया के द्वारा कुछ मिसाइल्स हैं उनको यूज किया गया है, तो उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। ये जो जो रसिया के द्वारा जो मिसाइल यूज हुई यहाँ पे हुई, जो कि न्यूक्लियर कैपेबल हैं, हाइपरसोनिक ये मिसाइल्स हैं। और आप देखिए कि जिसमें सिविलियन पर्सनस का भी कैजुअलिटी यहाँ पे हुआ है। यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा कि ईरान के जो नेगोशिएटर्स हैं उनको किसी तरीके से पैनिक नहीं करना है, रस नहीं करना है, आराम से अपना डील है वो साइन कीजिए और ब्लॉकेज है वो जब तक वहाँ पे रहेगा। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट जो जो फ्रेंच के वहाँ पे जो कैन मूवीज़ का जो फिल्म फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज होता है उसके अंदर में एक रोमानिया का एक मूवी है जिसको कि यहाँ पे अवार्ड है वो मिला है। रोमानिया का जो मूवी है उसका नाम क्या है,
फोर्ड उसका नाम है, फोर्ड उस मूवी का यहाँ पे नेम है। इबोला के बारे में बताया गया, सेंट्रल जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट है, रिस्क वहाँ पे, और ये जो कि कोंगो एंड युगांडा के बॉर्डर एरिया के अंदर में ये इमर्ज हुआ है, इटूरी प्रोविंस है वहाँ पे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। प्रीलिम्स पेपर के बारे में हमने देखा। तो जो भी बेसिक्स आपको मिला हो वो आप जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो कमेंट सेक्शन में बताना, और जो बेसिक्स आपको मिला है उसको राइट डाउन करना, उसको रिवाइज करना, रीड करना। तो इस तरीके से आप अपने आप को एनालाइज करना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।